गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय नागरिकता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि नागरिक क्या होते हैं, नागरिक हम किसे कहते हैं और कौन नागरिक होंगे जिनको नागरिकता प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमें नागरिक के बारे में अध्ययन करना चाहिए। तो नागरिक कौन होंगे, तो ध्यान दें कि वह व्यक्ति जिसे राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखने वाला हो, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे राज्य के अंतर्गत पूर्ण क्या हो, सदस्यता प्राप्त हो, राज्य की पूर्ण सदस्यता जिसे मिली हुई हो, अर्थात वे ये कहे कि राज्य और संविधान के प्रति अगर वो पूर्ण आस्था रखता है उस राज्य के संदर्भ में, तो उसे हम नागरिक अर्थात सिटीजन कह सकते हैं। अब बात आती है नागरिकता क्या है। तो जो नागरिक होगा वो नागरिक अगर उसे उस राष्ट्र के, उस राज्य के समस्त अधिकार उसे अगर प्राप्त होते हैं तो वो नागरिकता में आएगा। अर्थात क्या ये अधिकार उसे ही मिलेंगे जो उस वहाँ का क्या है, नागरिक है, वही नागरिक होगा। अर्थात उसे ही नागरिकता मिलेगी जो समस्त अधिकार वहाँ के राज्य उन्हें प्रदान करते हैं, वो नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये हमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं, तो ये आर्टिकल हमें जो 5 से 11 है, भाग 2 अर्थात भाग 2 जो है इसमें नागरिकता के संबंधी जो महत्वपूर्ण प्रावधान है किसके अंतर्गत, भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक के जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकता के महत्वपूर्ण प्रावधान उल्लेखित है। तो उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप समझिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, यानी भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल है जिसके अंतर्गत नागरिकता की प्रावधान उल्लेखित है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक के मध्य क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर जो भाग फर्स्ट है, इस भाग फर्स्ट में जो संघ है इस संघ के बारे में वर्णन किया गया है, अर्थात भारत एवं इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक की अगर आप बात करें तो ये है मूल अधिकारों के संदर्भ में, और मूल अधिकारों के संदर्भ में जो ये वर्णित किया गया है ये भाग 3 के अंतर्गत वर्णित है। और ये जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के संदर्भ में उनका वर्णन करता है। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो राइट आंसर कौन सा होगा अपना, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता का कौन सा टाइप है, देखिए एकल नागरिकता, बिल्कुल भारत है वो एकल नागरिकता को ग्रहण करता है, प्रदान करता है। और एकल नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान है ये हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया है। दोहरी नागरिकता, ध्यान दें अमेरिका के अंतर्गत दोहरी नागरिकता पाई जाती है, उपरोक्त दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए इज करेक्ट। देखिए एकल नागरिकता का प्रावधान भारत, दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका और तिहेरी नागरिकता यानी 3 प्रकार की नागरिकता जो है वो स्विट्जरलैंड में मिलती है, अर्थात वहाँ पे संघ की नागरिकता मिलती है। किसकी मिलती है, एक तो मिलती है वहाँ उनको संघ की, एक उनको मिलती है केटन की, अर्थात हमारे जैसे यहाँ राज्य है वहाँ केटन होते हैं, और एक मिलती है वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, अर्थात आप ये कह सकते हैं महानगरों के संदर्भ में उन्हें नागरिकता भी मिलती है। तो आपने नागरिकता का 3 स्वरूप बताए मैंने, एकल नागरिकता भारत, दोहरी नागरिकता अमेरिका और तिहेरी नागरिकता स्विट्जरलैंड के संदर्भ में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत उन्हें भारतीय संविधान में क्या बनाने का
अनुच्छेद के तहत कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कानून बनाने का प्रावधान उन्हें दिया गया है। तो आप जानते हैं वो आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद 11 है, वो क्या कहता है कि नागरिकता के संबंध में संसद है वो विधि अर्थात नियंत्रित या विनियमित कर सकती है। यानी भारत में जो एकल नागरिकता है वो अनुच्छेद 11 के तहत है और इसमें नागरिकता के संबंध में जो कानून अधिकार प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 11 है। भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान प्राप्त की जा सकती। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती है? तो जन्म के द्वारा, बिल्कुल जन्म के आधार पर है वो नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। और देशीयकरण के द्वारा, बिल्कुल हम देशीयकरण के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भूभाग में सम्मिलन, यानी हमने किसी राज्य क्षेत्र को लिया है, जैसे सिक्किम के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो जब हमने सिक्किम को लिया था तो फिर वो क्षेत्र है और वहाँ के रहने वाले जो नागरिक है वो हमारे इस भारत के क्या हो गए, नागरिक हो गए। ये बात जैसे भूभाग के संदर्भ में बात करते हैं तो 1974 के संदर्भ की हम बात करते हैं, तो इसमें हमने क्या किया था, सिक्किम का विलय जो है भारत में किया गया, तो वहाँ के नागरिकों को हमने क्या दे दी, यहाँ की नागरिकता। ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके, ये ऑप्शन गलत होगा। अर्थात इसमें जो राइट आंसर हमें दिखाई दे रहा है कि कौन सी नहीं प्राप्त की जा सकती, कौन सा ऑप्शन है जिससे नागरिकता नहीं मिलेगी, तो डी इज करेक्ट होगा। देखिए, भारतीय नागरिकों को 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। देखिए, एक तो जन्म के हो सकती है, जन्म संबंधी, अर्थात जिनका जन्म है वो भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद एवं उनके माता पिता में से कोई भी हो, वो जो भारतीय नागरिक हुआ, अर्थात उन्हें जन्म के आधार पर आप कह सकते हैं। एक होता है देशीयकरण से। देशीयकरण का मतलब क्या होता है कि किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत को आवेदन करके उसकी अनिवार्यता है वो कर सकता है, यानी वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का वो क्या करेगा, पहले त्याग करेगा, इसके बाद में वो ले सकता है। किसी भूभाग का, मैंने आपको बताया कि वहाँ से वो क्या कर सकता है, उस क्षेत्र को जब जैसे ही हमने सम्मिलित किया अपने क्षेत्र में तो हो सकता है। एक होता है पंजीकरण के द्वारा। 5 प्रकार से वैसे मानते हैं पंजीकरण के द्वारा। तो पंजीकरण क्या होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वह कुछ ऐसी शर्तें जिसमें से, जैसे आपके कि भारत में उसके जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो वो लगातार कितने साल तक, 5 से 7 साल तक रहने का क्या करेगा, प्रमाण प्रस्तुत करेगा, तो उसे नागरिकता मिलेगी। ये 5 से 7 जो ईयर्स मैंने बताए, ये एक अपना अधिनियम था 1986 का। कौन सा, 1986 का है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 का है। उसमें निवास करने की अवधि मात्र 6 महीने पहले थी, तो उसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि जो भारत में है नागरिकता के कितने टाइप है, 5 टाइप है। जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और विदेशी भूमि के अर्जन के द्वारा। अगर मैं आपको इसमें ये बताऊं कि जैसे अनुच्छेद जो 11 है वो विधि निर्माण का अधिकार देता है, तो इसमें इस अधिनियम के तहत अगर आप देखें तो अभी तक कुल 8 बार क्या हो चुका है, संशोधन हो चुका है। तो वो संशोधन कौन कौन से हुए, देखिए, पहली बात तो आप ये जरूर याद रखें कि जो 1955 का है ये भी इंक्लूड होगा। 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है ये सबसे पहला है। उसके बाद में एक हुआ था 1957 में, कब हुआ, 57 में, फिर हुआ था 1960 में, फिर हुआ था 1986 के अंतर्गत, फिर 92 के अंतर्गत हुआ था, 2003 में भी हुआ है, 2005 में भी हुआ है और 2015 के अंतर्गत भी हुआ है। और अभी जो एक था 2019 के 2015 वाला ही था, तो इसके अंतर्गत जो संशोधन हुए हैं वो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। देखिए, 55, 57, 60 और 92, 86 वाला भी और 03, 05 वाले, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 प्रकार से हैं वो अभी तक संशोधित किया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कानून बनाने के संबंध में कौन सा अधिकार है, डी इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन, नागरिकता भारतीय बैंकों में जमा, इससे नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीयकरण से हम नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या शर्त अपनानी चाहिए? देखिए, देशीयकरण के मतलब ये होगा कि विदेशी पुरुष से अगर हम शादी कर लेते हैं, विदेशी पुरुष से शादी कर लेते हैं, तो जो माता होगी उससे उत्पन्न जो संतान का माध्यम है वो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर उसकी क्या बनी रहती है? उसकी नागरिकता बनी रहती है। तो ये एक तरीका हो सकता है। माता पिता की नागरिकता का ऑप्शन नहीं होगा देशीकरण में, भाई बहन की नागरिकता का भी नहीं होगा, विदेशी से मित्रता करने पर नहीं, ओनली फॉर विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता की प्राप्ति का क्या है? एक तरीका है। अगला क्वेश्चन समझिए, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? अगर कोई नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता बिल्कुल होगी, उच्च परिवार की सदस्यता नहीं, उस जाति की सदस्यता नहीं, किसी धर्म का समर्थन नहीं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है? देखिए, पाकिस्तान से आने वाले जो है उनके लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 6 है। ध्यान रखना, 6 का नाम क्या है? देखिए, जो 5वां है आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि भारत के अंतर्गत जो है अधिवास के द्वारा भी नागरिकता मिलती है। 5 में तो क्या है? अधिवास द्वारा नागरिकता, ठीक है। और 6 में क्या है? 6 के अंतर्गत है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता, यानी पाकिस्तान से जो भारत के अंतर्गत आए हैं, तो उस समय की बात है कि जब 19 जुलाई 1948 ये डेट आप जरूर याद रखें, 19 जुलाई 1948। इससे पहले भारत आए थे या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं। यानी ये इस स्थिति का महत्व क्या है? इस स्थिति का महत्व ये है कि भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवास के लिए एक क्या रखी गई थी? इस तारीख को एक अनुमति पत्र प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। कौन सी पद्धति? अनुमति पत्र की प्रणाली की अनुमति पत्र है वो इस दिन जारी किया गया कि कोई भी जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत है वो आए, तो इसके लिए 19 जुलाई 1948 को रखा गया। तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सा है? पाकिस्तान से भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में जो प्रावधान है वो कौन सा है? अनुच्छेद 6। तो ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, अर्थात नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है? नागरिकता किस प्रकार से समाप्त हो सकती है? तो नागरिकता समाप्ति की मैं अगर आपको सीधे 3 टाइप बताऊं, पहला टाइप अगर मैं बताऊं आपका कि एक तो होता है परित्याग, परित्याग से भी नागरिकता का लोप होता है। एक होता है पर्यावसान। कौन सा? पर्यावसान, यानी देश की नागरिकता अगर किसी ने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वो भी होगा। और एक होता है वंचित किया जाना। एक क्या होता है? वंचित किया जाना। ये 3 टाइप होते हैं। तो नागरिकता से संबंधित उनको लोप होने का तरीका है। देखिए, परित्याग क्या होता है कि कोई भी भारतीय है जो वयस्क है वो ये घोषणा करता है कि मैं नागरिकता का त्याग है करना चाहूँ तो वो कर सकता है, लेकिन वो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का क्या होना चाहिए? फिर नागरिक। भारत में रहकर ऐसा वो नहीं कर सकता है। और इसके बाद में है पर्यावसन। कौन सा शब्द है? पर्यावसन। पर्यावसान क्या है? पर्यावसान को जरूर याद रखें। इसमें क्या होता है कि जिसने देशीकरण अथवा आप ये कहें कि एक जो पंजीकरण के द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता उसने क्या की हो? स्वीकार की हो, तथा वर्तमान में अगर वो चाहता है कि किसी दूसरे देश की वो नागरिकता ग्रहण कर लेगा, तो ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिकता है उससे उसे क्या कर दिया जाएगा? उसे वंचित कर दिया जाएगा। अर्थात स्वेच्छा से ग्रहण करने के बाद में स्वेच्छा से त्यागने पर
ये पद्धति होती है। तो दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप होता है वंचित किया जाना। वंचित कैसे करेंगे? अगर कोई भी नागरिक है वो संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रखता है, संविधान में आस्था नहीं रखता है, तो उस व्यक्ति को कर सकते हैं। या फिर युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करने वाला हो कोई ऐसा व्यक्ति, पता नहीं होता ना, तो युद्ध के समय कोई शत्रु की सहायता करता हो तो उस व्यक्ति की नागरिकता हम छीन सकते हैं। और यदि कोई कपटपूर्वक अर्थात गैर विधि से कोई भारतीय नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उस समय भी है। या देशीकरण या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश में 2 वर्ष या अधिक की क्या हो, उसे सजा दिए जाने पर हो सकता है। लगातार 7 वर्षों तक भारत के बाहर रहने पर भी उसे वंचित किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। कौन सा नियम है? परिवार से बिछड़ जाने का नहीं, वापस लाया जा सकता है। भ्रमण के लिए विदेश जाने पर नहीं, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर इसके माध्यम से उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? लोप हो जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, इसका एक कारण हो सकता है। कौन सा कारण है? एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, तो 2 महीने के लिए जाने पर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, घूम के वापस आ सकता है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, अगर दूसरे राज्य की नागरिकता ले ली तो भारत उसे क्या कर देगा? वंचित कर देगा अधिकार से। तीसरा ऑप्शन भी पढ़ना जरूरी है। एक व्यक्ति राज्य के लिए करते हुए का प्रदर्शन नहीं करता है तो भी नहीं होगा। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है तो करने दो। हमारे लिए ऑप्शन बी इज क्या है? करेक्ट है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। अगला क्वेश्चन समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? भारत में ऐसा इसमें से कौन सा है जो नागरिकता प्राप्ति में नहीं है? मैंने अभी आपको 5 बताए थे। ऑप्शन अधिवास है, वंशानुक्रम भी है, पंजीकरण भी है, संपत्ति का स्वामित्व है। संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर उसे नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। अगला क्वेश्चन समझिए। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? मैंने अभी आपको 5 टाइप बताए थे। जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, पंजीकरण से और राज्य के द्वारा किसी क्षेत्र अर्जन के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है? अगर कोई नागरिकता प्राप्त करना चाहता है और उसकी खो जाती है तो इसकी चर्चा कहाँ पे की गई है? तो मैंने बताया था अभी आपको 1955 का जो नागरिकता कानून है उसके अंतर्गत मिलती है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान है। संविधान की प्रथम अनुसूची नहीं विधि। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी। 1955 का जो नागरिकता कानून है उसके अंतर्गत मिलती है। अगला क्वेश्चन समझिए। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, अर्थात कैसे उसकी भारतीय नागरिकता है वो निलंबित की जा सकती है? तो उनमें से ऑप्शन कौन से हैं उनको हमें देखना है कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसके माध्यम से उसकी नागरिकता है वो निलंबित की जा सकती है। देखिए, यदि व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, स्वेच्छा से करने दो बिल्कुल। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, अगर वो नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं, हाँ जरूरी नहीं कि वो जानता नहीं है तो इसका मतलब उसकी नागरिकता खत्म कर देना, ऐसा नहीं हो सकता। इट मे बी नॉट पॉसिबल। तीसरा ऑप्शन, यदि भारत सरकार यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक यानी कपट से तो उसके छीनी जा सकती है, बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो भी। तो 1, 3, 4
दायित्व से परिचित नहीं है ना, तो उसकी नागरिकता है उससे वंचित नहीं कर सकते हम। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये रहा 1 2 3 1 1 3 4 है ना, 1 3 4 ये रहा 1 3 4। सी इज करेक्ट आंसर। ध्यान देना, कई बार दायित्व से कई सोचते हैं कि दायित्व से परिचित नहीं है तो उसका मतलब हम उसे वंचित कर दें, नहीं कर सकते आप। अगला बहुत इम्पोर्टेंट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या हुआ था। 1992 के संदर्भ में हम इस पहलू की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि कोई भी बच्चा जो है वो बाहर पैदा होता है ना, और उसकी माँ अगर भारतीय है तो उसे नागरिकता प्राप्त होगी, ये प्रावधान था उसमें। 92 वाला प्रावधान में सीधा आपको स्पष्ट कर दूं कि कोई भी बच्चा है जिसका जन्म कहीं विदेश में हुआ है, भारत के बाहर है, उसका जन्म हुआ है, यदि उसकी माँ जो है वो अगर भारतीय है तो उसे नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा ऑप्शन है तो देखिए 92 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाती है, दी जाएगी। ये तो भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, ये 1992 में नहीं था। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। सी इज करेक्ट। उपरोक्त सभी नहीं, उपरोक्त सभी नहीं होगा इसमें। ये बाहर पैदा होने वाला बच्चा है उसको ही नागरिकता मिलेगी यदि उसकी माँ कौन है, भारतीय है। मैंने अभी बताया ना 8 टाइप से, 1955 है, 1957 है, 1960 है, 1986 है, 1992 है, 2003 है, 2005 है, 2015 है, यहाँ पे संशोधन हुए हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो कितने वर्ष है? 7 वर्ष। 7 वर्षों तक अगर आप बाहर रहते हो तो आपकी नागरिकता खत्म। ऐसे व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा या उसे मिल जाएगी। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? कौन सा ऑप्शन है जिसके माध्यम से त्याग किया जा सकता? त्यागने पर बिल्कुल, पर्यावसन पर भी हो सकता है, वंचित किए जाने पर भी, वंचित कई प्रकार से हो सकता है ना, उपरोक्त सभी। डी इज करेक्ट। ध्यान देना, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी, क्योंकि मैंने आपको 3 चीज़ें बताया था। नागरिकता समाप्ति के परित्याग है, स्वेच्छा से छोड़ रहा है, स्वेच्छा से ले रहा है तो छोड़ दो। पर्यावसान क्या था? देशीकरण या पंजीकरण से उसने नागरिकता प्राप्त की है तो वो वापस भी छोड़ सकता है। वंचित किए जाने के मैंने कई कारण बताए थे कि निष्ठा से कार्य या संविधान में आस्था नहीं रखता है, शत्रु की सहायता करता है, और विदेश में अगर 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष या अधिक की सजा है या 7 वर्षों तक बाहर रहता है, तो ये सारे प्रावधान किसमें थे? वंचित किए जाने पर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी। अगला क्वेश्चन समझिए, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? कि कौन सी स्थिति है जिसमें भारतीय नागरिकता से उसे वंचित नहीं किया? निर्वाचन के दौरान नहीं कर सकते हम, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान में भी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, युद्ध के दौरान भी नहीं छीन सकते। उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में जो नागरिकता है उसके प्रावधान कब लागू हुए? तो ये कब लागू हुए? 26 नवंबर 1949। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन नागरिकता वाला भी लागू हो गया था, क्योंकि 16 आर्टिकल जो थे वो लागू हुए थे ना, इसलिए नागरिकता भी उसमें थी। तो 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? गैर नागरिकों को कौन से नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता नहीं,
संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार नहीं, केवल भारतीयों को। अनुच्छेद 15, 16 और 19 मौलिक अधिकार नहीं, उपरोक्त सभी। डी इज करेक्ट। ये तो केवल और केवल भारतीयों को ही है। अगला, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? व्यापक नागरिकता है वो कब बनाया? तो मैंने बताया था आपको 1955 के अंतर्गत बनाया है। व्यापक वाला 1955। अगर 1955 नहीं होता तो आप 1960 में भी जा सकते थे, लेकिन सबसे जो पहला है 1955 का है, वही इम्पोर्टेंट है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है वो कहाँ से अपनाई गई? तो मैंने अभी बताया था सबसे पहले ही, इंग्लैंड से। यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक जो है वो दावा नहीं कर सकता है। ब्रिटिश जो नागरिक है वो भारत में दावा नहीं कर सकता है। किसका? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का नहीं कर सकता वो। विधि के समक्ष समानता के अधिकार का कर सकता है ये तो, विधि के समक्ष, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता है उसका दावा वो नहीं कर सकता है। लेकिन विधि के समक्ष समान समता, ये तो हमने इंग्लैंड से ही तो लिया है। आर्टिकल जो 14 है वो हमने कहाँ से ग्रेड किया है? उसमें दो प्रकार है, विधि की समानता और विधि के समान संरक्षण। संरक्षण हमने लिया अमेरिका से, तो समानता का प्रावधान है, तो ये तो ऑप्शन सही होगा। अगला है ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार नहीं, धन की स्वतंत्रता नहीं, तो इसमें व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है वो है। अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? कौन सा राष्ट्र है जिसमें दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो आपको मैंने बताया संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन समझिए, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म के द्वारा। कौन सी विधि है जिसके द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल। नागरिकता किस विधि के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं? जन्म के द्वारा कर सकते हैं, आनुवांशिकता, वंशानुक्रम कर सकते हैं, पंजीकरण के द्वारा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अनुरोध से नहीं होगी, अनुरोध करने से किसी को नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऐसे तो सभी राष्ट्र के जो प्रताड़ित व्यक्ति है वो भारत में आकर कहने लगे कि हम आपसे अनुरोध करते हैं हमें नागरिकता दो, तो ऐसी स्थिति में भारत है वो नागरिकता नहीं दे सकता है। तो ये 3 कंडीशन है, 1, 2, 3। मैंने आपको 5 टाइप बताए थे ना नागरिकता प्राप्त करने के, कौन कौन से? जन्म से, वंशा अधिकार जिसको आप आनुवंशिकता कह सकते हैं, पंजीकरण है, देशीयकरण है, और विदेशी भूमि के अर्जन के द्वारा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों में से कौन सा सक्षम निकाय है? कौन है जो इसमें से सक्षम निकाय है? तो सब आप जानते हैं, चुनाव आयोग नहीं, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभा। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सी, संसद। अब नागरिकता से संबंधित एक कोई जैसे दिवस की बात कर लेते हैं, तो प्रवासी दिवस की आप बात कर लेते हैं। तो भारतीय प्रवासी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन 1915 के अंतर्गत महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से भारत आए थे। तो ये सीरीज थी आपके लिए नागरिकता से संबंधित। तो आज के कक्षा में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।